एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव हिंदी सी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हर उस कैंडिडेट के लिए जो आपका सीटेट और एचटेट का एग्ज़ाम देने वाला है। जहां भी जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों की हिंदी पेडागोजी पूछी जाएगी, इस वीडियो से बाहर आप लोगों की हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एचटेट की डेली क्लासेस हम हमारे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेड बैचेस जैसी क्लासेज आप लोगों को यहाँ पर मिले, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लें। अब बचती है कि कई स्टूडेंट जो आप लोगों का अब ये एक डाउट है कि मैम आप लोगों का जो है न्यू सिलेबस के बेस तो एग्ज़ाम पैटर्न पिछली बार जो आपका लास्ट ईयर जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आपका ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा सिलेबस दे दिया गया है, तो उस सिलेबस को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता पिछली बार ना पूछा और अब की बार जो है उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर आप लोगों को ये ठान रखिए कि एचटेट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप लोगों को न्यू सिलेबस और जो है वो पुराना जो आप लोगों का पैटर्न के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी होगी। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से बाहर जो आप लोगों के हिंदी पेडागोजी का एक भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट वॉच करनी है। अगर उसके बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है स्टार्टिंग जीरो से लेकर हाई लेवल तक की जो है सारे पेडागोजी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा आप लोगों को पता है हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। अब कई कैंडिडेट का ये डाउट होगा कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। तो एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र में वही जो है भाषा सभी लोगों के द्वारा समझी जानी चाहिए, या फिर जो है वो लैंग्वेज सभी के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रभाषा के रूप में आती है। तो ये एक कामकाज के रूप में जो है ये भाषा को यूज किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी जो हमारे भारत की राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं राष्ट्रभाषा है या हिंदी राजभाषा। तो हिंदी को क्या माना जाता है, ये है नॉट ओनली राष्ट्रभाषा, ये सिर्फ ओनली क्या है आपकी राजभाषा है। अब ये कैसे आपको पता चलता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो है जिसमें 22 भाषाएं हैं, तो वो 22 भाषाएं भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कौन कौन सी हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम जो भाषा होती है वो है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी। ये जो है आप लोगों की 22 है, 22 जो लैंग्वेज है ये आप लोगों की संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर आप लोगों की बताई गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये इसलिए आपको इन सारी भाषाओं की जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा के रूप में जो है इंग्लिश का यूज़ करते हैं। यानी कि इंग्लिश हमारी कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज के अंदर आती है। और मदर टंग जो हमारी कौन सी होती है, आप लोगों को पता है मदर टंग जो है जो हमारी क्षेत्र की जो भाषा होती है, जो हमें एक्वायर जो है अपने इन्वायरमेंट से करते हैं, तो वो क्या होती है, मदर टंग जो है वो होती है। आप लोगों को याद करना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन सी होती है, तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना कि शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं। तो ये आपकी 6 हैं जो आपकी शास्त्रीय भाषा के अकॉर्डिंग आती हैं। एक तो तमिल होती है, एक संस्कृत है, एक कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। तो ये आपकी किसके अंदर आती है, ये आपकी राष्ट्रभाषा के अंदर काउंट होती हैं और आपको अच्छे से इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या उसकी जो है वो नेचर होती है, क्या उसकी प्रकृति होती है। तो एक लैंग्वेज है वो क्या होती है, एक भाषा जो होती है वो कम्युनिकेशन में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करती है। यानी कि विचारों को आदान प्रदान जो होता है, दूसरों की जो भाषा है, दूसरों की जो विचार है उसको हम किसके थ्रू समझ पाते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है तो हम अपनी बात को दूसरों के सामने कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम किसी को अपनी भाषा जो है वो समझा नहीं पाएंगे और अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो
क्या है ये? वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपको याद रखना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन हम लैंग्वेज को कहते हैं बोधगम्य निवास। इसको आसानी से जो है वो निवेश किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है वर्डों के माध्यम से। सकारात्मक पुनर्बलन है, यानी कि ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है जब हम किसी की बात को समझ पाते हैं, तो इससे क्या होती है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना इसको कहा जाता है। चुनौतीपूर्ण, अगर वो लैंग्वेज हमें समझ में ना आए या फिर कोई अदर लैंग्वेज जो जानने वाला है उसके सामने अगर हम अपनी लैंग्वेज बोलने लग जाएं तो उसको समझ नहीं आएगा, तो ये क्या होती है? एक जटिल, कॉम्प्लेक्स हो जाती है भाषा। तो यानी कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं? आप लोगों को पता है सीटेट एग्ज़ाम में फेवरेट टॉपिक है, और सीटेट का हूबहू पैटर्न अब की बार जो है आपका एचटेट ने उठा रखा है। तो 15 मार्क्स आप लोगों के क्या है? पेडागोजी के। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके 15 मार्क्स एक वीडियो से कवर हो जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम क्या होती है। हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होती है, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरों के विचार समझ पाते हैं और अपने विचार दूसरों तक समझा पाते हैं। तो ये क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि आप लोगों का अर्जन और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस होता है। तो अर्जन क्या होता है? एक्वायर, कोई भी जो है वो चीज़ हम कहीं से भी जो है वो अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। अधिगम क्या होती है? लर्निंग, यानी कि कोई चीज़ हम एफर्ट करके सीखते हैं, और अर्जन होता है एफर्ट लेस कोई चीज़ हम जब सीखते हैं। जैसे कि हम अपने फैमिली में एक किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, जैसे वो पैदा होकर वो इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को बोलना है। जैसे जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा का यूज आप अपनी फैमिली में करते हैं, बच्चा उसी भाषा को अपने आप सीख लेता है। यानी हमने उसको किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में, कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर में, कहीं पे भी नहीं भेजा, तो वो क्या कर लिया? भाषा को अर्जन कर लिया, उसने एक्वायर कर लिया। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिखाने के लिए किसी जो है वो संस्था के अंदर बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, या किसी संस्था के अंदर बच्चे को पर्टिकुलर वे से भेजते हैं, फॉर्मल तरीके से जो हम चीज़ों को सिखाते हैं जिसमें एक टीचर की नीड होती है, तो यानी कि लर्निंग सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रॉपरली जब समझता है, सीखता है, और उसके व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन आते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के बाद, वो क्या होती है? आपका भाषा का अधिगम कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा अपने आस पड़ोस का जो वातावरण होता है, अपने परिवार में रहकर भाषा को क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है। ये एक प्राकृतिक नेचुरल जो प्रोसेस है, अनुकरण के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया है कि इमिटेशन, या जो अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करके जो है ये भाषा को अर्जन है वो बच्चा कर पाता है। इसके लिए कोई जो है वो औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि कोई जो है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की या फिर कोई जो है वो स्कूल की नीड इसके अंदर नहीं होती। यह इस प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि ये कोई जो है फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती। जब हम भाषा का अर्जन करते हैं अपने परिवार में, कोई भी आप लोगों को पता है फॉर्मल लैंग्वेज का यूज जो हो वो नहीं करता। नेक्स्ट है भाषा संबंधित। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया वो क्या होती है? सहज होती है, स्वाभाविक होती है। अब सहज किस लिए होगी? जो भी हम चीज़ अपने आसपास जिस जैसा इन्वायरमेंट होता है, तो हमारे जो है माइंड उन चीज़ों को जो है वो जल्दी कैच कर लेता है, तो उसके लिए हमें इतना एफर्ट करने की कोई जो है वो नीड होती, तो हमें इस चीज़ को जो है वो सरल और सहज तरीके से सीख पाते हैं, यानी ज़्यादा हमें उसके अंदर जो है वो एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, इसमें किसी व्याकरण की कोई नीड नहीं होती, यानी कि ग्रामेटिकली जो है वो लैंग्वेज सही है या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जनरली आप लोगों ने घरों में बोलते हुए देखा होगा अपनी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर जो है अपने जो बच्चे के पेरेंट्स जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, राइट है, उससे जो है वो कोई मतलब नहीं होता। बच्चा उसी भाषा को जो है वो एक्वायर कर लेता है, अर्जन जो है वो कर लेता है। भाषा अर्जन में अगर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का सबसे अधिक महत्व किस चीज़ का है, तो परिवार का और समाज का भाषा अर्जन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जिसका माना जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे कि भाषा अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। किसी भी प्रकार की अधिगम प्रक्रिया जीवन भर चलती है, यानी कि लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, जिससे क्या होता है हम जीवन भर चीज़ों को सीखते हैं। इसमें फॉर्मल औपचारिक जो चीज़ें हैं, औपचारिक फॉर्मल जो साधन होते हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे हम किसी स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, वहाँ पर बच्चा उन चीज़ों को सीखता है, यानी कि फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल वे से चीज़ों को सीखेगा।
नेक्स्ट है भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि ग्रामेटिकली और जो है वो रूल के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, उसको ग्रामेटिकली जो है वो सीखते हैं, उसके रूल रेगुलेशन सारी चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद जो है इसकी लर्निंग जो है वो हम कर पाते हैं दूसरी लैंग्वेज की या सेकंड लैंग्वेज की। इसमें नियम के अकॉर्डिंग जो है ये लैंग्वेज सीखी जाती है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा जो है ये लैंग्वेज आपको लर्निंग करवाई जाती है। भाषा अधिगम में विद्यालय में प्रारंभ होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भाषा अधिगम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, परिवार है, समाज है, विद्यालय है या आस पड़ोस। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विद्यालय। सेकेंडरी लैंग्वेज को हम कहाँ पे सीख पाते हैं या फिर भाषा अधिगम कहाँ पे सबसे इफेक्टिव हो सकता है, तो विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, किस चीज़ का, यानी कि एफर्ट करना पड़ता है चीज़ों को सीखने का, समझने का। एक टीचर के द्वारा जो है चीज़ों को समझाया जाता है और बच्चे के द्वारा जो है उस चीज़ को सीखा जाता है, यानी कि एफर्ट किया जाता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट चीज़ें सिखाई जाती हैं। भाषा अधिगम में एक शिक्षक होता है, एक विद्यालय होता है और एक पाठ है, यानी कि एक जो है सिलेबस होता है जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है, भूमिका जो है वो होती है। आप पूछ लेते हैं अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम के प्रकार। एक तो होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम के अंदर क्या होता है, सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप गति, यानी कि बच्चा क्या होता है खुद इन्वॉल्व होता है। एफर्ट, एक्टिविटी बेस्ड जो है वो चीज़ें करवाई जाती हैं, यानी कि उसके अंदर बच्चा क्या होगा, खुद इन्वॉल्व होगा तो वो चीज़ें जल्दी से समझ पाएगा। नेक्स्ट है सेकंड शाब्दिक या वाचिक, यानी कि वर्बल क्या है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम के अंदर सीखने में जो सिंबल्स होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जो न्यूमेरिसी होती है आदि के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से इन चीज़ों को सिखाया जाता है, वर्बल वे के थ्रू सिखाया जाता है। विचारात्मक अधिगम, इसमें व्यक्ति के जो है वो क्या होते हैं, समाज के दैनिक जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हम ये बताते नहीं, जो कहावत होती हैं, जो हमारी इडियम फ्रेजेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि पिछले जो है वो साल में कैसे कैसे काम होता था उनके अकॉर्डिंग जो कहावतें बनी होती हैं, उसके एक्सपीरियंस को या देखकर सुनकर हम विचारों को जो है सीखते हैं, समझते हैं, वो वैचारिक अधिगम के अंदर आता है। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपको भाषा अर्जन के बारे में जो है वो अपने अपने विचार बताए हैं। तो पेडागोजी में एक आपकी स्टेटमेंट है वो पूछ ली जाती हैं, तो 2-3 इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की आपको पता है समाज को काफ़ी महत्व दिया कि समाज में रहकर ही बच्चा क्या है भाषा को एक्वायर कर पाता है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों की जो भाषा है वो समाज के संपर्क में होती है, यानी कि जैसे ही बच्चा होता है उसको एक समाज मिलता है और जो है वो उसके बीच जो लैंग्वेज होती है उसको वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम होती है जिससे बच्चे का सोशलाइजेशन जो वो होता है। वहीं पे आपको जीन पियाजे बिल्कुल वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। ये जो है इनका मानना है कि बच्चा जो है वो अपनी स्टेजेस को जैसे जैसे पार करता है, खुद जो मैच्योर होता जाता है, तो चीज़ों को जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता जाता है, यानी कि खुद का जो रोल है उसके अंदर ज़्यादा रहता है। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो वो विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट है नॉन चोम्स्की। भाषा के जो थ्योरी है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है नॉन चोम्स्की का। तो भाषा अर्जन की क्षमता, नॉन चोम्स्की का कहना क्या है कि बच्चे के अंदर जन्मजात यानी कि इनेटिव कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को क्या कर पाए, समझ पाए। और जो है LAD इन्होंने एक यंत्र बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि एक यंत्र होता है जिसके थ्रू बच्चा जो है वो जन्मजात जो इस यंत्र के साथ पैदा होता है और जैसे ही वो इन्वायरमेंट के साथ संपर्क करता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो अपनी चीज़ों को सीख जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का भाषा शिक्षण के सिद्धांत। कहीं नहीं पढ़ा रखे होंगे आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन इससे बन जाता है, तो हमें कुछ भी जो है वो चीज़ों को स्किप नहीं करना है। जहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है वो हम सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी मैराथन क्लास के अंदर जो है हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमारी कौन सी है, मैराथन क्लास है। तो मैराथन क्लास में सब चीज़ें करते हैं, कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए। अनुबंधन व जो आप लोगों का साहचर्य है, यानी कि एसोसिएशन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है आप लोगों का, उसके अंदर शैशव अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध, यानी कि उसके बीच एक रिलेशन
उसके बीच क्या एक साहचर्य स्थापित करते हैं। सहस्त्रावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है मूर्त। अब मूर्त क्या होती है, यानी कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होती हैं वो चीज़ें क्या होती है मूर्त। तो सहस्त्रावस्था में जो चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं, यानी कि काल्पनिक चीज़ों से बच्चा जो है वो दूर रहता है। जो चीज़ें मूर्त रूप में बच्चे के सामने होती हैं उन्हीं जो चीज़ों को जो है वो बच्चा सीख पाता है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दे दिया जाता है तब बच्चा धीरे धीरे जो है उसको पता लगता है कि ये जो है वो पानी होता है। पानी और वस्तु के बीच उसके बाद वो क्या कर लेता है, संबंध जो है वो स्थापित कर लेता है। उसके पता चल जाता है कि ये पानी है और जो है ये कैसा होता है। नेक्स्ट है इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि आरंभिक जो स्टेज होती है, आरंभिक जो शिक्षा होती है वो बच्चा कैसे सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से या फिर फॉलो करके। अपने परिवार को, समाज को नकल करके, इमिटेशन करके बच्चा जो है वो अनुकरण करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज को जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, या फिर हम इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी जो है वो कह देते हैं। इस कार्य में पुनर्बलन कब मिलेगा, अगर कोई हम अच्छा काम करेंगे तो हमें जो है वो रिइंफोर्समेंट मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर जो है वो कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन मिलने से उसके कार्य जो क्रिया होती है, वो कार्य जो होता है उसके जो है वो बार बार या पुनरावृत्ति होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है, क्या करती है, वो काम करने के लिए हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। हम बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, उसके प्रति कितना हमारे अंदर जो है वो उत्साह है और उस सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए अभिप्रेरणा रुचि का इसको सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर क्या होगा कि बालक किसी कार्य को स्वतः करता है, यानी कि खुद से चीज़ों को करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग जो है चीज़ें जब सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग जो चीज़ें काफ़ी क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें जो है वो बच्चे के माइंड के अंदर जो है वो स्टोर रहती हैं। उन चीज़ों को जल्दी जो भूल नहीं पाता बच्चा, तो जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं जब बच्चे खुद किसी चीज़ को अंदर जो है वो इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीखते। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी लैंग्वेज के सिखाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रैक्टिस मेक मैन इफ परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस क्या करती है, एक जो कि कोई भी है उसको परफेक्ट बना देती है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को सीखने की, अभ्यास करेंगे, उतने ही हमारे व्यवहार के अंदर जो है वो चीज़ें अच्छे से हमें समझ आती जाएंगी। भाषा के प्रयोग में अधिक से अधिक जितने हमें अवसर मिलेंगे, भाषा विकास उतना ही जो जल्दी होगा, यानी कि जितने हम अभ्यास करेंगे, जितने हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतनी जल्दी हम चीज़ों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति क्या होती है, अब किसी चीज़ की बार बार जो दोहराने की जो प्रोसेस होती है, अधिक दोहराया जाता है, वो क्या होती है, अधिक देर तक चीज़ें जो है वो याद रखने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जितनी हम लैंग्वेज का जो है यूज करते हैं, आवृत्ति करते हैं, उतनी जो है वो चीज़ें हमारे जो है वो माइंड में सेट रहती हैं, स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम, एक यानी कि एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को जो है वो समझना। सीक्वेंस कैसे होगी, जब अब बच्चा जो वो भाषा सीखता है, सबसे पहले एल, एस और आर और डब्ल्यू, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, क्योंकि भाषा के 4 जो हैं वो कौशल बताए गए हैं जो भाषा में निपुणता प्रदान करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग, यानी कि जब वो इस इन्वायरमेंट में, इस दुनिया में आता है तो वो चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। उसको बेचारे को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, वो चीज़ों को सीखता है। उस सीखने के बाद जो है वो बहुत सुन लिया भैया मैं बोलूँगा, यानी कि वो खुद चीज़ों को जो है वो बोलने लग जाता है, स्पीक करने लग जाता है। स्पीक करने के बाद वो क्या करता है, भाई वो बहुत बोलिए, आप चीज़ों को जो है वो पढ़ के समझूंगा मैं, यानी कि किताबों के ज़रिए जो है वो चीज़ों को रीड करने लग जाता है, किताबों के बारे में या फिर कई अदर जो सोर्सेज से चीज़ों को जो है वो रीड करता है, यानी कि वो अपनी नॉलेज को जो डेवलप करता है रीड करने के बाद वो चीज़ों को क्या करता है, राइट करने लग जाता है। यानी कि इस तरीके से एक सीक्वेंस के थ्रू जो लैंग्वेज को जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कि भाषा के 4 कौशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। LSRW, जो आप लोगों को L और जो है वो R, यानी कि रीडिंग और लिसनिंग, ये क्या होते हैं आपके प्रोडक्टिव जो है वो स्किल होते हैं, प्रोडक्टिव कौशल होते हैं। और जो है ये आपके होते हैं रिसेप्टिव, यानी कि क्या होते हैं, ये गृहित कौशल होते हैं। आप लोगों को जो है ये स्पीकिंग और रीडिंग जो है ये याद करने, प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों के
अब वो देखेंगे क्वेश्चन हमें बनते कहाँ से हैं। तो भाषा के कार्य एवं विकास में बोलने और सुनने की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो लैंग्वेज जो हमारी होती है उसके अंदर जो हम क्यों बोलते हैं, लैंग्वेज के कार्य हैं वो क्या होते हैं। ये अभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि लैंग्वेज क्या होती है, अभिव्यक्ति, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाएं हैं, अपने जो थॉट हैं, अपनी जो फीलिंग है, उनको क्या कर पाते हैं, दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के सामने क्या कर पाते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने में हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमारे जो सोशल रिलेशन हैं उनको बनाने के अंदर, उनको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। जो मानव को जो विकास होता है, भाषा जो होती है उसको आधार माना गया है, क्योंकि भाषा की शक्ति के माध्यम से मनुष्य क्या होता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, चीज़ों को समझता है। भाषा के अभाव में मनुष्य जो वो विचारों एक दूसरे के साझा नहीं कर सकते, और विचारों के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी जो प्रगति है वो किसके थ्रू हो पाती है, अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हो पाती है। तो जितना मनुष्य जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है वो उसमें भाषा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर जब हम चीज़ों को सीखते जाएंगे और किसी को बता ही नहीं पाएंगे, यानी कि कोई मीडियम ऐसा होगा ही नहीं, तो उस नॉलेज को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो भाषा एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो हम दूसरों के जो जानने वाले हैं, जैसे टीचर हैं, उनके थ्रू ज्ञान का जो है वो विस्तार कर पाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। नए ज्ञान की प्राप्ति में भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शिक्षा प्राप्ति के अंदर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है भाषा का। नेक्स्ट है, भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषाओं में प्रगति करता है, वैसे वैसे जो हमारी सभ्यता होती है, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारी रीति रिवाज होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में जो है वो भाषा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है, भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका होती है। अब ये तो हो गई भाषा की क्या इम्पोर्टेंट थी। अब देखेंगे कि भाषा के जो है वो विकास में सुनने की क्या इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि लिसनिंग जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों की भाषा सीखने और समझने के लिए। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है, उनका अनुकरण सीखता है और उनसे जो है वो बोलने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चा जो है वो भाषा क्या करता है, सबसे पहले बच्चे जो है वो भाषा को सीखता है। सीखता कैसे है, पहले वो सुनता है, यानी कि क्या करता है, वो चीज़ों को सीखता है, सुनता है, सुनने के बाद जो है उनका अनुकरण करता है, और फिर उसके बाद स्पीकिंग करने की जो है वो ट्राई करता है, यानी कि उसके बाद जो है वो बोलने की कोशिश करता है। तो इसलिए सुनना इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी की सुनेंगे ही नहीं तो हमें कुछ जो है वो समझ नहीं आएगा, और जो हम सीख जो है वो चीज़ों को नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, आप लोगों का सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण के कौशल का विकास जो है वो हो पाता है, यानी कि एक्यूरेसी जो है वो किसी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो किसकी वजह से होता है, सुनने के माध्यम से। तभी हम बोलते हैं ना, जब कोई बच्चा है ये सीखता है कि हमें मैम इंग्लिश है वो सीखनी है, या इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं, भाई न्यूज़पेपर रीडिंग करो, या जो है वो आप लोग इंग्लिश जो बोलने वाले जो स्पीच है, लेक्चर है, उनको सुनो। कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को सुनते हैं उतना हमारे माइंड की जो कैचिंग पावर है, प्रोनाउंसिएशन है, उतनी अच्छी से सीख पाते हैं। सुनने के माध्यम से एक बालक के शब्द भंडार में विकास में वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम जो है जिसको बताया गया है। नेक्स्ट है, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की फीलिंग है, दूसरों के जो थॉट है उनको जान पाता है, और अपने जो सुनने की यानी कि लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। सुनना जो है अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल में, लेखन कौशल के विकास के अंदर। सबसे फर्स्ट जो स्किल है वो कौन सी होती है, लिसनिंग होती है, वो होती है स्किल। आपकी सुनने का जो कौशल है वो सबसे पहले बच्चे के अंदर डेवलप होता है, तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर क्या होता है, स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग जो कौशल है वो सेकंड नंबर लिसनिंग के बाद जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं लिसनिंग की बाद स्पीकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। तो बोलकर हम अपनी फीलिंग है, अपने विचार हैं, उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं। बोलने से बच्चा जो है वो क्या करता है, शुद्ध उच्चारण सीख जाता है। बोलना यानी कि जितनी ज़्यादा हम बोलेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी से हम चीज़ों को दूसरों के सामने जो है वो प्रकट कर पाते हैं। बच्चा बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह कर पाता है। बातचीत के द्वारा दूसरों के साथ जो है वो सोशल रिलेशन है उनको अच्छे से जो है वो डेवलप कर पाता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ से ये क्वेश्चन ना बना हो कि भाषा विकास के अंदर व्याकरण की, ग्रामर की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। तो
विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करने में व्याकरण का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यानी कि ग्रामेटिकली अगर हम रॉन्ग चीज़ें जो है वो बच्चे को सिखाएंगे या बच्चा ग्रामेटिकली गलत चीज़ों को सीखेगा तो वो क्या उसके भाषा के को जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा, ना ही उसका कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो पाएगा। तो व्याकरण का इम्पोर्टेंट रोल होता है शुद्ध चीज़ों को सीखने के अंदर, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना में नियम एवं विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका, बच्चों के जो 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों कौशल को विकसित करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो व्याकरण का आपको माना गया है। नेक्स्ट है भाषा का जो शुद्ध प्रयोग, भाषा का जो करेक्ट जो है यूज है वो, यानी कि प्रोफिशिएंसी है भाषा के अंदर, वो किसके थ्रू आती है, व्याकरण की इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ग्रामेटिकली जब हम चीज़ों को सीख पाते हैं और जो है सही चीज़ों को सीखने में ये व्याकरण का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पाया गया है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होता है व्याकरण के थ्रू, व्याकरण के थ्रू बच्चा जो है वो भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों का विकास होता है। लेखन शैली में मुहावरे हो गए, लकोक्तियाँ हो गई, इन सभी का प्रयोग जो है वो शिक्षण देकर लेखन कौशल के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण, यानी कि लेखन की दृष्टि से राइटिंग में जो है वो व्याकरण की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नए नए शब्दों की समझ डेवलप होती है। गद्य और पद्य में व्याकरण के माध्यम से बच्चा जो है वो लेखन कौशल के अंदर बच्चों को क्या कर पाता है, चीज़ों को सीख पाता है अच्छे से, उनके अंदर डिफरेंसेस करना सीख जाता है, पोएम और पोइट्री के अंदर, प्रोज एंड पोइट्री के अंदर। नेक्स्ट है व्याकरण जो होती है छात्रों के अध्ययन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, तद्भव आदि के अंदर जो है वो लेखन कौशल के अंदर इनका विकास कर पाता है। लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के अंदर योग्य होती है। अब आप लोगों को पता तो चल गया कि व्याकरण का जो है वो क्या रोल रहता है लेखन कौशल के अंदर, यानी कि एक लेखन कौशल के अंदर व्याकरण की क्या भूमिका आप लोगों को देखने को मिली, ये हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि व्याकरण की जो शिक्षण विधि है, यानी कि व्याकरण को किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा जो है वो सिखाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और प्राचीन विधि आप लोगों की जो है वो आगमन विधि, आपने खूब पढ़ी होगी 6th क्लास से, ये चीज़ें हम जो है वो हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि इस विधि में सबसे पहले क्या होते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, और उसके बाद उदाहरण के बाद जो है वो नियम के थ्रू चलती है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल चलती है। वो कौन सी विधि होती है, आगमन विधि जिसको कहा जाता है। जो छात्र केंद्रित पद्धति होती है, ये जो छात्र कहकर जो है वो सीखने पर जोर देते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीका है। नेक्स्ट है ये, सॉरी गाइज, इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। जैसे ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है। ज्ञात का मतलब जो चीज़ें हम नोन, यानी कि नोन होती हैं जिनको हम चीज़ों को जानते हैं, नोन टू अननोन चलती हैं। ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी बच्चे को पहले वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनकी उसको नॉलेज है, या फिर उसके आसपास के इन्वायरमेंट में उसने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सुना है या फिर देखा है, और फिर उन चीज़ों के बारे में, यानी कि काल्पनिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष टू अप्रत्यक्ष चलती है ये विधि आप लोगों की। मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। सरल से कठिन की ओर चलती है। स्थूल, यानी कि सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो उनके बारे में छोटे छोटे जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में समझाएंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, एक तो सरल से कठिन की ओर, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले बड़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उनको समझाया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ये विधि चलती है। नेक्स्ट है नियम निगमन जो विधि, ये इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ये विधि इसको माना जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को पहले क्या पढ़ाया जाता है, नियम पढ़ाए जाते हैं। नियम पढ़ाने के बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जो विधि चलती है वो कौन सी होती है, आपकी निगमन विधि होती है। आपको ऐसे याद रखना, नी से नियम, यानी सबसे पहले क्या होते हैं, नियम पढ़ने होते हैं। यह विधि क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, यानी कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि आपकी छात्र केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड जो विधि है वो कौन सी है, जिसमें आप लोगों को ये सारी विधियाँ मिलेंगी, आगमन निगमन। तो आगमन विधि जो है वो चाइल्ड सेंटर होती है, और नियमन विधि जो है वो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित, क्योंकि नियम इसमें पहले पढ़े जाते हैं, और नियम की नॉलेज है, नियम का जो ज्ञान है, समझ है, वो किसको होता है, टीचर को होता है, न कि एक स्टूडेंट को होता है।
जिसमें नियम क्या सभी जो शिक्षक है वो सभी नियम को पढ़ाता है और उसके बाद बच्चे को जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाता है। अब इम्पोर्टेंट ये रह जाता है फ्रेंड्स, ये विधि कैसे चलती है, ज्ञात से जो है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। तो आप लोगों का यानी कि कुछ चीज़ों का जब नहीं पता होता और उसके बाद यानी कि नियम का बच्चे को जो है वो पता नहीं होता, पहले टीचर क्या वो समझाएगा, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ाएगा पहले नियम, उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल बताएगा और चीज़ों को समझाएगा। नेक्स्ट है अमूर्त से मूर्त की। अमूर्त क्या होती है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती, काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, और मूर्त होती है जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती हैं। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। पहले छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद बड़ी चीज़ों के यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है इस नियम का उदाहरण है वो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स आपका अनुकरण विधि। हमने पढ़ लिया व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि नहीं पढ़ा, वो आगमन विधि पढ़ा था। अनुकरण विधि के अंदर हमने क्या है, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके यानी कि नकल करके सीखता है। लिखना पढ़ना नवीन रचनाएं करना, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को जोर सुनकर उच्चारण करना सीख जाता है और पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को जो है वो समझते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याख्यान विधि में इस तथ्य विषय की व्याख्या करते हैं। लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं, ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। इस मेथड का यूज छोटे क्लासेस के लिए नहीं किया जाता, बड़ी क्लासेस के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, यानी कि इसमें टीचर जो है वो सेंटर्ड रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड ये एजुकेशन नहीं होती। व्याख्यान विधि जो है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, तो याद रखनी है इस विधि में शिक्षक की काफ़ी भूमिका रहती है। चाहे शिक्षक जो है वो केंद्रित विधि जिसको कहा जाता है आपकी लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है भाषा सरसंघ विधि कौन सी होती है, भाषा संघर्ष विधि कौन सी होती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण की विधि मानी गई है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि किसके माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान है इसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट प्राथमिक कक्षाएं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पाठ्यपुस्तक के माध्यम के कारण जो है वो ज्ञान दिया जाता है। मस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा तो जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप लोगों के किसी भी क्लास की जो है वो पेडागोजी, किसी भी एग्ज़ाम की पेडागोजी उठाकर देख लो कि बहुभाषिकता, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। लैंग्वेज जो है वो कक्ष में मल्टीलिंग्विस्टिक लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, न कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे कहीं भी क्लासरूम में नॉट ओनली हिंदी का यूज किया जाता है, नॉट ओनली इंग्लिश का यूज किया जाता, तो अदर मल्टी लैंग्वेज का जो यूज है वो एक क्लासरूम के अंदर एक एसेट के रूप में से जो है वो साबित होता है। तो बहुभाषिकता जो होती है वो क्लास में एक संसाधन के रूप में जो है वो काउंट होती है। एक जो है ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव वे में इसको जो है वो लेना चाहिए, इसको नेगेटिव वे में जो इसका यूज है वो नहीं करना चाहिए। बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विस्टिक जो कक्षा है वो शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिससे उनका जो मौखिक जो कौशल है यानी कि स्पीकिंग जो स्किल है वो काफ़ी डेवलप होती है। बहुभाषिकता का एक गुण जो होता है वो क्या होता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता का जो वो विकास देखने को मिलता है। बहुभाषिकता का विकास है जो आप लोगों का क्लासरूम के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है, यानी कि अलग अलग जो है मदर टंग लेकर जो है बच्चे क्लासरूम के अंदर आते हैं और जो है वो एक दूसरे से जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे से जब बातें करते हैं, कुछ चीज़ों एक दूसरे की लैंग्वेज कोई जानकारी जो होती है, बच्चे अदर लैंग्वेज के बारे में भी जो है वो जान पाते हैं। वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरी भाषाओं की संस्कृति का भी सम्मान करना जो है वहाँ पर सीख जाते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिकता जो क्षमता होती है, बहुभाषिक जो क्षमता होती है वो संज्ञानात्मक, यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि करती है। सामाजिक जो सहिष्णुता होती है, सोशल रिलेशन को काफ़ी बिल्ड करती है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है बौद्धिक उपलब्धियों का जो लेवल है उसको इन्हेंस करती है।
इसलिए बच्चों को भाषाओं को जो है विद्यालय में एक साधन के रूप में मल्टीलिंग्विस्टिक को यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसको नेग्लेक्ट या डिनाई जो इसको नहीं करना चाहिए। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्द व उनके उच्चारण में जो है वो क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि भाषा की विविधता को एक साधन के रूप में जो है वो यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव हमें यूज करना है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं, द्विभाषा के बच्चे वैचारिक अक्षमता अन्य बच्चों की तुलना से जो है वो अच्छी होती है। अब देख लेते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि बहुभाषिकता किस लिए क्लासरूम के लिए पॉजिटिव साबित होती है। अब जो है वो क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं अगर जो है वो मल्टीलिंग्विस्टिक क्लासरूम के अंदर क्या क्या जो है वो चुनौती जो है वो सामने आती हैं। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है, अफेक्ट है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ पर डिफरेंट जो एरियाज़ की जो है डिफरेंट लैंग्वेज पाई जाती हैं। आपकी जो है क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों के ऊपर जो वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये एक शिक्षण के लिए एक चुनौती जो है वो साबित होता है। नेक्स्ट है आपका जो छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती होती है। बच्चों को जो है वो कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषाई कौशल का भी जो है वो प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। एक शिक्षक को जो है वो बहुभाषा के में किस तरीके के जो चैलेंज है वो फेस करने पड़ते हैं। यदि एक शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह शिक्षक जो है वो के द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण है। यानी कि एक टीचर कहीं और से बिलोंग करता है, बच्चे कहीं और से बिलोंग करते हैं और वो मल्टी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो टीचर है वो खुद ही नहीं समझ पाता, तो वो बच्चों के लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए एक चैलेंज जो है वो साबित होता है। भाषा के प्रति बच्चों में रुचि और योग्यता का अभाव हो जाता है, यानी कि शिक्षण के लिए एक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। मल्टीलिंग्विस्टिक लैंग्वेज क्लासरूम में छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी देखने को मिलती है। ये एक जो है वो भाषा शिक्षण के लिए चुनौतीपूर्ण जो कार्य जो है वो माना गया है। अधिक भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी पढ़ाने की क्षमता को जो वो कम कर दिया जाता है, यानी कि इफेक्टिव वे से जो है टीचर बच्चों को जो है वो पढ़ा नहीं पाता, क्या नहीं कर पाता, अच्छे से वो हर बच्चे पर जो है वो फोकस नहीं रह पाता और चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा पाता। अध्ययन सामग्री की भी कमी होती है, यानी कि भाषा विविधता वाली कक्षाओं के अंदर क्लासरूम के अंदर एक जो शिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, उसके लिए क्या होती है, शिक्षण सामग्री जुटाने में भी एक जो है वो समस्या साबित होती है। अब पढ़ेंगे हम भाषा कौशल, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है 4 आपके लोगों के कौशल होते हैं। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन कौन से, और उसको अच्छे से सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके जो है वो लगाना है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सारी अपनी नीड जो है वो फुलफिल करता है, किससे, समाज से। तो समाज में अन्य प्राणी, अन्य व्यक्तियों के साथ जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, वो किसके थ्रू करता है, तो भाषा के थ्रू। या तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेगा या फिर लिखकर, यानी कि किसी ना किसी वे से जो है वो समाज के साथ जो वो कम्युनिकेशन करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। और या सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को, यानी कि एक सामाजिक है तो आप लोगों को पता है आदान प्रदान होगा चीज़ों का, भाषा का, तो दूसरों के विचार सुनेगा या फिर जो है वो पढ़ेगा, यानी कि दूसरों के विचारों का भी तो उसको पता लगाना है कि कैसे दूसरे जो है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो है इस भाषा के 2 जो अभिव्यक्तात्मक कौशल जिनको कहा जाता है। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, अब आपके प्रोडक्टिव जो कौशल होते हैं, एक तो आपका लिसनिंग हो गया और एक आपका स्पीकिंग, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट किए जाते हैं। लिसनिंग क्या होती है, हम सुनते हैं, स्पीकिंग और जो है वो राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग क्या करते हैं, हम प्रोडक्टिव के अंदर आते हैं, और लिसनिंग और जो है वो आपकी रीडिंग किसके अंदर आएंगे, ये आपके रिसेप्टिव के अंदर, अभिव्यक्तात्मक के अंदर आएंगे। बोलना और सीखना, इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो इनको ग्रहणात्मक कौशल जिनको कहा जाता है। एक तो आपका हो गया कौन सा, लिसनिंग ये हो गया, और एक आपका हो गया रीडिंग। तो ये किसके अंदर आएंगे, आपका ग्रहणात्मक कौशल के अंदर जो आएंगे। इससे हम दूसरों के विचार, बातों को ग्रहण करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों जो कौशल हैं उनको भाषा कौशल कहा गया है।
तो यानी कि आप लोगों को पता है वह चारों कौशल को सीक्वेंस में अरेंज करना आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा। भाषा कौशल को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। श्रवण कौशल, जो सुनकर हम अर्थ ग्रहण करने का कौशल जिसको कहा जाता है। वाचिक या मौखिक अभिव्यक्त कौशल क्या होता है, विचारों को जब हम बोलकर व्यक्त करने का कौशल माना जाता है, जिसे हम स्पीकिंग कहते हैं। पठन कौशल के अंदर आएगा आपका रीडिंग, और लेखन कौशल के अंदर आपका राइटिंग, यानी कि विचारों को लिखकर व्यक्त करने का जो कौशल होता है। अब हम देख लेते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के अंदर आप लोगों को पता है चीज़ों को ग्रहण किया जाता है सुनकर। सुनना जो है वो मात्र ही श्रवण जो कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना। यानी कि कई बार हम बोल देते हैं कि श्रवण कौशल के अंदर क्या आता है, भाई जो चीज़ें आपने बोली वो सुननी कर उसका मीनिंग, उसका जो अर्थ है, उसका जो मोटिव है वो क्या है, उस चीज़ को समझ पाना ही जो है वो श्रवण कौशल का मतलब है। अगर सुनी और अर्थ समझ नहीं आया तो वो श्रवण कौशल के अंदर वो चीज़ें काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का वाचन कौशल जो है वो क्या होता है, अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी या इफेक्टिव माना जाता है जब हम अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने की सुनने वाले हमारी बात को समझ पाए। यानी कि हमारा बोलना तभी जो है वो प्रभावशाली होगा जब हम जो समझाना चाह रहे हैं दूसरों को वो चीज़ें समझ जाएं। पठन कौशल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, चीज़ों को हम पढ़कर ग्रहण करना जो इस पठन कौशल के अंदर आता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाकर याद कर लो कि आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में किस पठन कौशल के जो है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति है वो कौन से कौशल के अंदर होती है। तो श्रवण कौशल की बजाय आप लोगों की पठन कौशल, यानी कि हम जब चीज़ों को खुद पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी जो है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अब पठन कौशल के अंदर आप लोगों के स्थायी ज्ञान होता है तो भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर 2 प्रकार के पठन होते हैं। भाई कैसे पढ़ा जाए, सहस्वर करके या फिर मौन वाचन के। सहस्वर का मतलब हम जोर जोर से जब बोल कर पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, सहस्वर वाचन कहलाता है, सहस्वर पठन कहलाता है। और जब हम मौन रहकर यानी कि बिल्कुल चुपचाप चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो मौन पठन के अंदर जो है वो आता है। तो ये हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लेखन कौशल जो वो क्या होता है, अपने विचार या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, लेखन कौशल के अंदर आता है। और इस कौशल में भाषा को स्थायित्व, वर्तनी, शुद्धता, एक्यूरेसी का अधिक महत्व, यानी कि व्याकरण का इम्पोर्टेंट रोल कहाँ देखने को मिलेगा, आपका लिखने के कौशल के अंदर जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा। व्याकरण का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। अब हम पढ़ लेते हैं रीडिंग। हमने पढ़ा ना, रीडिंग क्या होती है, जब हम दूसरों के विचारों को पढ़ते हैं, पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो रीडिंग के अंदर जो है वो रीडिंग के प्रकार होते हैं स्कीमिंग, स्कैनिंग, और एक होता है आपका गहरी पढ़ाई या फिर अतिशय अभ्यास। तो ये क्या होती है, रीडिंग में मोस्टली आप लोगों से ये 2 ही पूछे जाते हैं, एक तो स्कीमिंग पूछा जाएगा और एक स्कैनिंग पूछा जाएगा। अब स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग रीडिंग होती है जब पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ा जाता है। जैसे हम बुक स्टोर के ऊपर जाते हैं कोई बुक खरीदने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि केंद्रीय भाव या खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ते हैं। लेखक के उद्देश्य लिखने की व्यवस्था को समझना चाहते हैं, यह प्रक्रिया स्कीमिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, अगले का जो भाव है, अगले का मोटिव है किसी चीज़ को बताने का, लिखने का, हम क्या करते हैं उसके अंदर उस कॉन्क्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग रीडिंग के अंदर अब आप लोगों को लगेगा पूरा का पूरा इसको जान लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्य को जल्दी से जो है वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि डीप नॉलेज यहाँ नहीं होती। डीप नॉलेज आपकी स्कीमिंग के अंदर जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम मोटा तौर पर ये देखते हैं कि हाँ अच्छी राइटिंग है, मोटे मोटे अक्षर लिख रखे। जैसे बुक स्टोर पर जाकर हम किसी बुक को परचेज करते टाइम वो क्या करते हैं, बुक का जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, स्कैनिंग उसकी कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। गहरी पढ़ाई जो है वो बारीकी और समय पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ होगा। और अतिशय अभ्यास क्या होता है, ये प्रवाह पर जो है वो अधिक, धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है। अब लेखन प्रक्रिया के अंदर जो इसके उपागम वो क्या होते हैं, लेखन प्रक्रिया बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो है इसको प्रक्रिया को सहायक जो है प्रक्रिया इसको कहा जाता है। लिखकर जो है वो हम अपने विचारों को जो वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसमें बच्चे की क्रमबद्धता,
क्रमबद्ध तरीके से सीखने से जो है वो हुए कौशल में दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लिखने के द्वारा लिखना सीख जो है इसको कहा जाता है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो क्या है, ये जो BICS आप लोगों को जो यहाँ पर दिख रहा है ना लेखन कौशल के अंदर, इससे आप लोगों को हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका जो है, इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से जो वो याद करनी है। BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। तो क्या याद रखनी है, बुनियादी जो अंतर्व्यक्तित्व जो है संप्रेषण होता है, बुनियादी जो अंतर्वेक्षण जो है वो संप्रेषण जो कौशल होता है, जिसको डेली यूज़ में आने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है। और नेक्स्ट है आप लोगों का CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ स्कूल में, किसी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर में, किसी संस्था में के अंदर जो है वो किया जाता है, वहाँ पर CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। और जो हम फॉर्मल अनफॉर्मल यूज़, जो नॉन फॉर्मल जो चीज़ें हैं, जैसे बेसिक इंटरपर्सनल के लिए जो है हम संप्रेषण के लिए यूज करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं मूल्यांकन, यानी कि शिक्षा भाषा सीखने में मूल्यांकन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन होता क्या है। सीखने सिखाने की एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों की जो वास्तविक उपलब्धि स्तर को जानना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन जो है वो कहलाता है। यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ इसमें कमी रही, क्या ये सीखना चाहता है, और किस लेवल तक जो आगे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो ये क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन पठन पाठन अभिक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी कि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लर्निंग लाइफ का, कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमताओं और अधिगम का मापन करना, जो इसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है आकलन की जो प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के लिए की जाती है। आकलन जो है वो मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, आकलन जो है वो मूल्यांकन के साथ साथ जो वो किया जा सकता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आकलन किसी चीज़ का फॉर्मली छोटे रूप में जो है, हम जब किसी चीज़ को आंकते हैं, जांचते हैं, तो वो आकलन कहलाता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। ये भी आपको चीज़ें जो भी याद रखनी। अब हम देख लेते हैं मूल्यांकन का मेन मोटिव है, उद्देश्य है, वो क्या होता है, क्यों किया जाता है मूल्यांकन। बच्चे के अपेक्षित व्यवहार और आचरण में परिवर्तन करने की कितनी जांच जो है वो कितनी नीड है, इसको जांचने के लिए किया जाता है। बच्चे की योग्यताएं जो होती हैं, कुशलता और जो रुचि होती है, उनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन करने के लिए जो है वो मूल्यांकन विधि का यूज किया जाता है। विद्यार्थियों के अंदर भाषाई जो कौशल होते हैं, 4 जो हमारे कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनकी प्रगति का आकलन किया जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है, उसको निरंतर गति प्रदान करने के लिए आपका मूल्यांकन जो है वो करवाया जाता है। उपचारात्मक, रेमेडियल टीचिंग प्रदान करने के लिए। रेमेडियल टीचिंग के अंदर क्या होती है, एक तो यानी कि आप लोगों की रेमेडियल टीचर, किसी चीज़ में अगर कमी रह गई तो उसकी उपचार करने के लिए इसका जो है वो यूज किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग का यूज तब किया जाएगा जब मूल्यांकन में हमें कोई कमी जो है वो महसूस होगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन, यानी कि CCE कॉन्टीन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन करने के लिए इसकी जांच जो है वो करनी होती है कि बच्चे को कहाँ जो है वो कठिनाई आ रही है और उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बच्चों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयों और उनका पता लगाने के लिए एक सही जो है वो प्लान के साथ, सही रणनीति के साथ उनको जो किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। मूल्यांकन का महत्व है वो क्या होता है, यानी कि आप लोगों को बताना है मूल्यांकन की इम्पोर्टेंस है क्या होती है, किस वजह से, अगर मूल्यांकन करने के जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में ये सहायक होता है। मूल्यांकन क्या है, शिक्षण की जो प्राप्ति है इसमें हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बच्चों को अधिगम की अग्रसर करता है। अधिगम की और क्या करता है, अग्रसर करता है, यानी कि बच्चों को चीज़ों को सीखने समझने के लिए क्या करता है, मूल्यांकन हम मोटिवेट करता है। रीइंफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चे को मिलता है, किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है मूल्यांकन का उद्देश्य है, वो बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करता है। क्या करता है, बच्चों की जो कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ उनको कमजोरियों का पता लगाकर उसका जो है वो सही तरीके से जो है उस कमजोरियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये हमें किसकी वजह से पता चलता है, मूल्यांकन की वजह से।
बच्चों का व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है उसको में हेल्प करता है, और बच्चों की जो प्रगति के अंदर बच्चे का ऑलराउंडर सर्वांगीण विकास में जो है वो मूल्यांकन सहायक होता है। अब इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के याद कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली मिलते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार हैं वो क्या होते हैं। एक तो होता है आपका सम्मेटिव, एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक या निर्माणात्मक में क्या होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें क्या होता है आपके यूनिट टेस्ट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, ये तो ये किस में आएंगे, आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं। बच्चे को कहाँ जो है वो कमियाँ रह रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए जो है पता लगाने के लिए जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे को फीडबैक जो है वो लेने के लिए लगातार इसका यूज किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक जो है वो पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे को कहाँ जो है वो कमी जो है वो आ रही है, और जो बच्चा कहाँ तक चीज़ों को जो है वो समझ पा रहा है। अगर कोई कमी बच्चे को यहाँ पर नज़र आती है तो वहाँ पर उसको जो है वो क्या किया जाता है, उसका जो है वो रेमीडियल टीचिंग के थ्रू जो उसका निदान किया जाता है। यानी कि फॉर्मेटिव के अंदर बच्चों के ज्ञान को कितना अर्जित किया है, इस बात का पता लगाने के लिए आपका सम्मेटिव जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक जो है वो टेस्ट, यानी कि डायग्नोस्टिक मूल्यांकन के अंदर बच्चे के सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उनका निदान किया जाता है। तो इसको निदानात्मक मूल्यांकन जो कहा जाता है। कमियों का पता लगाकर उनको दूर करना क्या कहलाता है, निदानात्मक जो है के अंदर मूल्यांकन के अंदर जो आप लोगों का आता है। नेक्स्ट है सम्मेटिव क्या होता है, आप लोगों का जो है एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या होते हैं लास्ट, यानी कि आप लोगों के साल के जो अंत में जो आप लोगों के एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं वो किस में आते हैं, सम्मेटिव के अंदर आते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं आपके 2 बार ही होते हैं, और लास्ट में पता लगाया जाता है ऑल ओवर क्या आपको कमियाँ रही। किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो ये योगात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के अवसर देने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रदान करवानी चाहिए कि चीज़ों को कहाँ तक जो है वो बच्चा सीख पाता है। बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए, पढ़ी हुई सामग्री से उसके बारे में फीडबैक जो है वो प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस को लिखवाना चाहिए, क्या जो है वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस में लिखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे पता चल जाता है बच्चा कहाँ तक किस लेवल तक चीज़ों को समझ पा रहा है। सुनी गई कहानियों को बच्चों को अपने शब्दों में लिखवाना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखवाना चाहिए। भाषा का प्रयोग, भाषा का अवलोकन करना चाहिए। बच्चों के चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर जो है वो दिए जाने चाहिए। अब स्टार लगा लो। फोर्थ पोलियो के तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, फोर्थ पोलियो क्या होता है। तो फोर्थ पोलियो क्या होती है फ्रेंड्स, एक फ़ाइल होती है। क्या होती है फोर्थ पोलियो, एक फ़ाइल होती है, और जिसमें किसी बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए जो काम होते हैं उनको जो है कलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनके कलेक्शन की एक फ़ाइल होती है। जो भी हम पूरे साल करते हैं तो हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा एक फ़ाइल है, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसमें बच्चे की जो उपलब्धि होती हैं, अचीवमेंट होती हैं, जो प्रोग्रेस होती हैं और जो हमारी कमियां होती हैं उनको नोट किया जाता है। फोर्थ पोलियो में बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी फैमिली की डिटेल, उसके जो शैक्षणिक व शैक्षणिक, कल्चरल जो है, सामाजिक जो जानकारी है, ये सारी चीज़ें फोर्थ पोलियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। पर्सनल और जो है वो इम्पर्सनल सारी जो शैक्षणिक और जो है स्कूल से रिलेटेड, और जो है उसने जो को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी उस चीज़ के अंदर नोट होती हैं। बच्चों के फोर्थ पोलियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि इसकी सहायता से उनका जो है ऑल ओवर जो इवोल्वेशन है वो आसान हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, बच्चे का ऑल ओवर जो इवोल्वेशन करना है फोर्थ पोलियो के द्वारा जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है फोर्थ पोलियो करना। नेक्स्ट है CCE, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ पोलियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इसके अंदर जो है वो डाउट रहता है। वैसे ही CCE है, आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन तो CCE से ही देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म ही याद रखनी है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या है, जिसको समग्र एवं सतत मूल्यांकन कहते हैं। समग्र का मतलब आपको पता है सभी जो है वो उसके फील्ड का जो है, और सतत का मतलब निरंतर, यानी कि बच्चे का पूरे ऑल ओवर जो है वो
पर्सनैलिटी का ऑल ओवर जो है उसका डेवलपमेंट उसका जो इवोल्वेशन है निरंतर किया जाता है। तो नेक्स्ट है ये आपका CCE जो है फ्रेंड्स, ये कब लागू किया गया था? आपका RTE एक्ट 2009 के थ्रू जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अभियान जो था आपका RTE एक्ट 2009, उसके अकॉर्डिंग आपको CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा के पूरी करने के लिए जो है वो लागू किया गया था। अब CCE का अर्थ क्या होता है कि CCE का अर्थ है बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह रही है, इसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए एक शिक्षक को उचित समय पर जो है वो आवश्यक कदम उठा सके, साथ ही यह पता लगा सके कि बच्चे की सीखने की कठिनाई यानी कि बच्चे का ऑल ओवर जो है इवोल्वेशन करना CCE का मेन मोटिव है। कहाँ बच्चे को कठिनाई आ रही है, कहाँ कमी महसूस हो रही है, उसके थ्रू जो है वो दूर कर पाएँ। RTE एक्ट के थ्रू जो है ये चीज़ें आपकी लागू की गई थी 2009 के अंदर। आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इससे आप लोगों का क्वेश्चन है वो बनता है। नेक्स्ट है आप लोगों का CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे को ऑल ओवर प्रगति जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जो है जानकारी अवेलेबल करवाती है। परीक्षण, अब देख लेते हैं परीक्षण जो है वो क्या होते हैं। परीक्षण होते हैं आपके एक व्यक्तिगत, मानकीकृत और आत्मनिष्ठ परीक्षण। यानी कि व्यक्तिगत जो परीक्षण होते हैं, इस परीक्षण में एक समय केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन जो है वो किया जाता है, जिसके अंदर व्यक्तिगत यानी कि बच्चे से एक ही बच्चे से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और वो किस तरीके से उनका जो है वो जवाब देता है। मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड परीक्षण क्या होते हैं? इसमें शिक्षा शास्त्रीय में या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई जो है विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं। ये काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो परीक्षण किया जाता है। आत्मनिष्ठ परीक्षण के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? ये परीक्षण परीक्षक व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर किए जाते हैं, यानी कि खुद के जो आपके राय जो होती है उनके आधार पर इसका जो परीक्षण है वो करवाया जाता है, किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? यह परीक्षण किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों के द्वारा जैसे अंक प्रदान करते हैं। तो हमारे जो है स्कूल लाइन में कौन से परीक्षण होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। आप लोगों को ये क्या करना है फ्रेंड्स, याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ें आपसे पूछी भी जाती हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो है वो क्या होती है। एक तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण, एक होता है आपकी रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग के टेस्ट के अंदर होता है जहाँ यानी कि कहाँ पर आपको क्या है कमी महसूस हो रही है, इनके कारणों का पता लगाना, और रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उन कारणों को जो है वो पता लगाकर दूर करना। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के लिए उन्हें जो है वो दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है वो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कि इससे बच्चा क्या होता है सीखने का जो कठिनाई होती है उनको जो है वो दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, बच्चे को सही दिशा में मोड़ने में हेल्प मिलती है, बालकों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। छात्रों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो सकता है, और इंटरेस्टिंग जो है वो बच्चे के जो टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट अफेक्टिव जो है इसके अंदर बच्चे की लर्निंग जो है वो हो पाती है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में डेवलप हो जाता है तो वो चीज़ बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होगी और इंटरेस्टिंग चीज़ों को बच्चा वो जल्दी सीख पाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास। तो इसमें हमने डिस्कस किया जो आपके 15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, एचटेट एग्ज़ाम है, इससे बाहर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट से डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।